हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ मनवीर सिंह। अपने कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ रहे थे, तो आज का टॉपिक है व्हाट इज़ रिलेशनशिप बिटवीन फंडामेंटल राइट्स एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। तो पहले कुछ डिफरेंसेस देख लेते हैं, दोनों को समझ लेते हैं, फिर उनका रिलेशनशिप देख लेते हैं। अब फंडामेंटल राइट्स कहाँ प्रोवाइडेड हैं? फंडामेंटल राइट्स आर प्रोवाइडेड अंडर पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, है ना। आर्टिकल 12 से लेके 35 तक। और जो DPSP है, दीज आर अंडर पार्ट 4, आर्टिकल 36 से लेके 51। अब फंडामेंटल राइट्स हैं, ये क्या है? बेसिकली ब्रॉडली स्टेट को ये नहीं करना चाहिए। स्टेट को इक्वालिटी देनी चाहिए, स्टेट को डिस्क्रिमिनेट नहीं करना चाहिए, स्टेट को इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ देनी चाहिए, स्टेट को पर्सनल लाइफ और लिबर्टी में इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। तो ये सभी है फंडामेंटल राइट्स। अब DPSP क्या है? इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, इनइक्वालिटीज़ को एलिमिनेट करना, ह्यूमन वर्किंग कंडीशंस को जस्ट और फेयर बनाना, फ्री लीगल एड देना, चिल्ड्रंस की एजुकेशन का ध्यान रखना, SC/STs की ध्यान रखना, इंटरनेशनल पीस। तो दीज आर बेसिकली, जब स्टेट पॉलिसी बनाती है तो कौन से प्रिंसिपल्स को ध्यान में रख के पॉलिसीज़ बननी चाहिए, वो DPSP में गाइडलाइंस दी हुई है। तो DPSPs एक्ट एज अ गाइडलाइन जब पॉलिसी फ्रेमिंग होती है। और फंडामेंटल राइट्स क्या है? दीज आर बेसिक राइट्स कि जो गारंटीड है पीपल ऑफ इंडिया कि स्टेट ये नहीं करेगी। स्टेट विल ट्रीट ऑल विद इक्वली, डिस्क्रिमिनेट नहीं करेगी कास्ट, रेस, रिलीजन के बेस पे, इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करेगी। तो लेट्स अंडरस्टैंड द डिफरेंसेस। तो पहले है जो कहाँ प्रोवाइडेड है, कौन से आर्टिकल्स हैं। सेकेंडली, जो फंडामेंटल राइट्स है ना, दीज आर इन्फोर्सेबल। कोर्ट में केस किया जा सकता है इफ़ देयर इज़ अ वायलेशन। तो आर्टिकल 32 के अंदर सुप्रीम कोर्ट जाया जा सकता है, 226 के अंदर हाई कोर्ट। बट ऑन द कॉन्ट्रेरी, जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स है ना, वो इन्फोर्सेबल नहीं है। दीज आर नॉट इन्फोर्सेबल, और ये आर्टिकल 37 ही प्रोवाइड करता है। जो फंडामेंटल राइट्स है ना, दीज आर द बेसिक राइट्स दैट आर गारंटीड टू द पीपल। बट जो DPSPs है ना, दीज आर गाइडलाइंस वाइल पॉलिसी मेकिंग। सो दीज आर फंडामेंटल इन द गवर्नेंस। स्टेट को जब अपनी पॉलिसी मेकिंग बनानी है ना, तब ये प्रिंसिपल्स को उनमें इनकलकेट करना पड़ता है। मतलब इन प्रिंसिपल्स को देखते हुए ही अपनी पॉलिसी बनानी चाहिए। दीज बेसिकली सेट फोर्थ द सोशलिस्ट गोल ऑफ द सोसाइटी। ऑल राइट। जो फंडामेंटल राइट्स है ना, दीज आर बेसिकली नेगेटिव राइट्स। स्टेट को क्या क्या नहीं करना चाहिए, स्टेट की क्या क्या रेस्ट्रिक्शंस हैं। और जो DPSP डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स है ना, ये ब्रॉडली पॉजिटिव राइट्स हैं। भी स्टेट को अपनी पॉलिसी कौन से प्रिंसिपल्स को देख के बनानी चाहिए और इन्हीं प्रिंसिपल्स को इम्प्लीमेंट करना चाहिए अपनी पॉलिसी मेकिंग में। ऑल राइट। अब आगे बढ़ते हुए अब अपने डिस्कस करते हैं भी जो फंडामेंटल राइट्स हैं और डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं, इनमें रिलेशनशिप क्या है। अब कई लॉज बनते हैं जिनके कारण डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को देखते हुए कई लॉज बनते हैं और वो फंडामेंटल राइट्स की वायलेशन कर देते हैं। तो उन केसेस में क्या होगा? फंडामेंटल राइट्स हायर पेडेस्टल पे रखे जाएंगे या डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हायर पेडेस्टल पे रखे जाएंगे? अगर दोनों में कोई कन्फ्लिक्ट है तो कौन सी हारमोनियस कंस्ट्रक्शन की जाएगी या एक को सुपरसीडेंस दी जाएगी दूसरे के ऊपर? तो क्या रिलेशनशिप है फंडामेंटल राइट्स का और DPSP का, ये पढ़ते हैं अपने। तो जो बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन में था तब अपनों ने पढ़ा था भी दोनों में कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है, तब क्या किया जाता है। तो जो 25th अमेंडमेंट आती है ना 1971 में, तो उसमें 31C ऐड किया जाता है कॉन्स्टिट्यूशन में। अब 31C क्या प्रोवाइड करता है? 31C कहता है एनी लॉ मेड फॉर द पर्पज़ ऑफ आर्टिकल 39B और 39C। कोई भी लॉ अगर 39B और 39C के लिए बनाया गया है, सच लॉ विल नॉट बी कॉन्स्टिट्यूशनल। वो लॉ कॉन्स्टिट्यूशनल नहीं होगा मेयरली बिकॉज इट इज़ वायलेटिव ऑफ आर्टिकल 14 एंड 19। इक्वालिटी और सर्टेन फ्रीडम्स का अगर वो वायलेटिव भी नहीं है, देन ऑल्सो दैट वायलेटिव भी है, देन ऑल्सो दैट लॉ इज़ परफेक्टली वैलिड। तो इससे क्या हुआ? इस लॉ से कुछ DPSP, नॉट ऑल, कुछ कौन से DPSP,
डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स 39B और 39C को सुपरसीडेंस दी गई आर्टिकल 14 और 19 से। बेसिकली ये कहा गया भी अगर 39B और C के पर्पज़ के लिए कोई भी लॉ बनाया गया तो वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल नहीं होगा, इवन दे वायलेट आर्टिकल 14 और 19 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो अब इस अमेंडमेंट को चैलेंज किया गया था केशवानंदा भारती केस में, और कंटेंशन थी कि सुपरसीडेंस दिया गया है DPSP को फंडामेंटल राइट्स के, और साथ कंटेंशन थी कि दिस इज़ ऑल्सो नॉट स्कीम ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ गिविंग सुपरसीडेंस टू, कॉन्स्टिट्यूशन की स्कीम भी नहीं थी आप फंडामेंटल के राइट्स के ऊपर DPSP को सुपरसीडेंस मतलब हायर पेडेस्टल पे रखिए। तो इस केस में जो ऑब्जर्वेशंस थी वो अपने डिस्कस करते हैं। आप बेसिक कंटेंशन तो समझ ही गए होंगे। तो जो DPSPs है ना, दीज सेट फॉर द सोशलिस्ट गोल ऑफ द सोसाइटी एंड आर इक्वली इम्पॉर्टेंट एज फंडामेंटल राइट्स। The Indian Constitution stipulates a welfare constitution, and in a welfare constitution these DPSPs cannot be given a lesser position, rather they are equally important। तो कोर्ट कहता है जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है ये एक वेलफेयर कॉन्स्टिट्यूशन, वेलफेयर सोसाइटी बनाना चाहता है। इस रीज़न से DPSP को कम पेडेस्टल पे नहीं रखा जा सकता, रादर दीज आर इक्वली इम्पॉर्टेंट एज फंडामेंटल राइट्स। कोर्ट आगे ऑब्जर्व करती है मेयरली दैट इट हैज़ बीन डिक्लेयर्ड इन आर्टिकल 37 दैट, कोर्ट आगे डिक्लेयर करती है कि आर्टिकल 37 में एक्सप्रेसली कहा गया है दैट दीज शुड बी फंडामेंटल इन द गवर्नेंस ऑफ द गवर्नमेंट, और ये ड्यूटी है स्टेट की भी ये जो DPSPs हैं इनको इम्प्लीमेंट करे अपने लॉज से, अपनी पॉलिसी मेकिंग से। अब दूसरी ऑब्जर्वेशन थी अब DPSP की इम्प्लीमेंटेशन कैसे की जा सकती है और क्यों डिले की जाती है कई। तो इसमें हेल्ड किया गया दैट इट इज़ द कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ DPSP इज़ अ कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी एंड कैनॉट बी इग्नोर्ड बाय द स्टेट। स्टेट इग्नोर नहीं कर सकती DPSP की इम्प्लीमेंटेशन को। कोर्ट स्टेट को एक प्रोएक्टिव रोल लेना पड़ेगा और ऐसे सर्कमस्टांसेस क्रिएट करने पड़ेंगे जिससे कि DPSP को इम्प्लीमेंट किया जा सके। अब मेजर रीज़न क्या है, जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं ये नॉन एनफोर्सेबल है, मतलब आप कोर्ट में इनकी वायलेशन पे आप कोर्ट में केस क्यों नहीं कर सकते। तो रीज़न है इन ऑर्डर टू इम्प्लीमेंट DPSP सर्टेन सर्कमस्टांसेस, कुछ सर्कमस्टांसेस एंड अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज इज रिक्वायर्ड which may have been not immediately available. For example, free legal aid। तो फ्री लीगल एड प्रोवाइड करने के लिए कुछ रिसोर्सेज होने चाहिए स्टेट के पास जो कि इमीडिएटली आफ्टर फ्रीडम स्ट्रगल अवेलेबल नहीं थे। तो बट हाउएवर इट इज़ एक्सपेक्टेड ऑन द पार्ट ऑफ द स्टेट टू क्रिएट दीज सर्कमस्टांसेस नाउ एज टू इफेक्टिवली इम्प्लीमेंट DPSP। ऑलराइट, स्टेट की ड्यूटी है भी वो DPSPs को इम्प्लीमेंट करे। तो इट वॉज हेल्ड दैट DPSP एंड फंडामेंटल राइट्स आर इक्वली इम्पॉर्टेंट एंड टू साइड्स ऑफ द सेम कॉइन। एक कॉइन की दोनों साइड्स ही हैं, बोथ ऑफ देम आर राइट्स ऑफ द पीपल। जो फंडामेंटल राइट्स है ना ये ब्रॉडली नेगेटिव राइट्स हैं, भी स्टेट को क्या क्या नहीं करना, स्टेट को इनइक्वालिटी से डील नहीं करना, स्टेट को डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना, स्टेट को इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ देनी है। और DPSP ऑन द कॉन्ट्रेरी पॉजिटिव राइट्स हैं, सोशल इकोनॉमिक चेंजेस लाते हैं सोसाइटी में। कुछ प्रिंसिपल्स DPSP में प्रोवाइडेड हैं जिनको कि पॉलिसी मेकिंग में इनकॉर्पोरेट करके बेटर लॉज बनाए जाने चाहिए। इस केस की ऑब्जर्वेशन है it was held that fundamental rights and directive principles are both complementary to each other। both are complementary to each other। directive principles के बिना fundamental rights का there is no purpose, they become purposeless, and without fundamental rights DPSPs also become unachievable and meaningless। तो दोनों एक दूसरे के complementary हैं।
both go in hand and are both are aimed at becoming at what to say bringing a larger societal change in the society. So दोनों को बैलेंस करके चलना चाहिए. अब फिर कोर्ट आती है जहाँ बात है देयर इज़ अ डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन आर्टिकल 39B एंड C आर्टिकल 14, तो वहाँ पे क्या किया जाए. तो वहाँ पे ऑब्जर्वेशन, आई विल रीड द ऑब्जर्वेशन एंड देन explain to you. It was held that as far as 39B and C on the one hand and Article 14 and 19 on the other hand are concerned, it is already within the knowledge through experience that there is a conflict between the two. In order to implement DPSP, some encroachment on 19 Clause 1F and 14 would be inevitable, and in such cases DPSP are aimed at larger welfare of the people. DPSP shall prevail to the extent of, in order to attain larger goal of egalitarian society, some compromise on fundamental rights has to be made. तो कोर्ट ने हेल्ड किया भी एज फार एज 39B एंड C इज कंसर्न्ड, तो कुछ एनक्रोचमेंट फंडामेंटल राइट्स पे होगी, इनएविटेबल है, बिकॉज दीज DPSP आर एम्ड एट लार्जर वेलफेयर ऑफ द पीपल. तो इन दैट केस DPSP शैल प्रिवेल ओवर द आर्टिकल 14 एंड 19 इन दिस कॉन्टेक्स्ट. पर इसके बाद क्या होता है, 42nd अमेंडमेंट आती है. तो जो आर्टिकल 31C है उसमें जो आर्टिकल्स यूज थे ना वो सिर्फ थे आर्टिकल B एंड C, 39 के B एंड C. इनको रिप्लेस कर दिया गया एनी और ऑल प्रिंसिपल्स लेड डाउन इन द पार्ट 4. तो इसका क्या मतलब हुआ, एनी लॉ मेड फॉर द पर्पज ऑफ DPSP. पहले तो था एनी लॉ मेड फॉर द पर्पज ऑफ आर्टिकल 39 क्लॉज B एंड C. 42nd अमेंडमेंट के बाद कर दिया कि एनी लॉ मेड फॉर द पर्पज ऑफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स even if they are violative of article 14 and 19 will not be unconstitutional. तो एक तरह से सभी DPSPs को सुपरसीडेंस दी गई आर्टिकल 14 और 19 पे. तो ये काफ़ी बड़ा चेंज लाया गया. तो इसके बाद जजमेंट आती है मिनेर्वा मिल्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, 1980 की जजमेंट है, सुप्रीम कोर्ट, 5 जजमेंट Y.V. चंद्रचूड़. तो इट वॉज हेल्ड इन दिस केस दैट 42nd अमेंडमेंट ऑन दिस पॉइंट is unconstitutional. अब by 42nd amendment 31C was amended to declare that any law made for the purpose of DPSP will not be unconstitutional merely because it is violative of article. तो 42nd अमेंडमेंट से क्या कहा गया, अभी एनी लॉ, कोई भी कानून अगर DPSP की इम्प्लीमेंटेशन के लिए बनाया जाता है, इवन ये फंडामेंटल राइट्स को वायलेट करता है, फिर भी अनकॉन्स्टिट्यूशनल नहीं होगा. तो सुप्रीम कोर्ट ने इस पॉइंट पे 42nd अमेंडमेंट को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया. कोर्ट आगे ऑब्जर्व करता है, कोर्ट ऑब्जर्व दैट जो फंडामेंटल राइट्स हैं ना और जो DPSPs हैं इनके बीच हार्मनी है, एंड दीज आर पार्ट ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. और ये जो हार्मनी है ना फंडामेंटल राइट्स के बीच में और डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स के बीच में, ये किसी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से डिस्ट्रॉय नहीं की जा सकती. इस हार्मनी को मेंटेन रखना पड़ेगा. कोर्ट आगे ऑब्जर्व करता है दैट अगर आप सभी DPSPs को सुपरसीडेंस दे दोगे तो इसका क्या मतलब होगा, इट इम्प्लाइज देयर इज अ जनरल कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स एंड फंडामेंटल राइट्स, जो कि गलत है. ऐसा नहीं है. कॉन्स्टिट्यूशन की स्कीम है दैट देयर इज़ हार्मनी बिटवीन डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स एंड फंडामेंटल राइट्स. जो फंडामेंटल राइट्स और डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं ना, ये बाय एंड लार्ज आर इन हार्मनी विद ईच अदर. और अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट अराइज भी होता है दोनों के बीच में, सपोजिटली कोई कॉन्फ्लिक्ट अराइज भी होता है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स और फंडामेंटल राइट्स के बीच में, तो इट कैन बी
resolved only by giving a supersedence to that particular conflict, but it cannot be done universally. अगर आर्टिकल ए और आर्टिकल बी के बीच में अगर कोई कन्फ्लिक्ट हो भी गया है और उसका रेजोल्यूशन सिर्फ एक आर्टिकल्स और सुपरसीडेंस दे के किया जा सकता है, तो दैट पर्टिकुलर कॉन्फ्लिक्ट में एक आर्टिकल को सुपरसीडेंस दिया जा सकता है। पर सभी डीपीएसपीज को फंडामेंटल राइट्स के ऊपर सुपरसीडेंस इन वन गो नहीं दिया जा सकता। दिस कैनॉट बी यूनिवर्सली डन इन अ वन गो। सो जो 42nd अमेंडमेंट थी ना, उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया गया। और जो रिलेशनशिप था ना फंडामेंटल राइट्स के बीच और डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में, उसमें यही डिक्लेयर किया गया बट देयर इज़ अ हार्मनी बिटवीन बोथ ऑफ देम एंड दे कैन को एग्जिस्ट। So this was all about relationship between fundamental rights and directive principles. अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही हैं, प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू।